नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आज मेरे साथ है योगिता। आज रामनवमी है, तो इसके उपलक्ष्य में हम नवरात्रि और महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बात करेंगे। पूरे भारतवर्ष जानता ही है कि नवरात्रियाँ चल रही हैं और आज रामनवमी है। सब लोग जानते ही हैं कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को एक माता के रूप में या फिर देवी के रूप में माना जाता है और उन्हें पूजा जाता है। और नवरात्रि में भी जो देवियाँ होती हैं, उन्हें 9 रूपों में पूजा जाता है। जी लक्ष्मी, जैसे कि सभी लोग, सारे हिंदू नवरात्रि के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माँ के एक अलग ही रूप की पूजा की जाती है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूप हैं जिनकी पूजा अर्चना नवरात्रि के दौर में की जाती है और ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल, मैंने इन 9 रूपों के बारे में सुना है, बट मुझे आज तक इनके नाम याद नहीं हुए हैं। तुम्हें ये नाम याद है, बहुत अच्छी बात है। पूजा अर्चना तो हम करते ही हैं, पर साथ भी यहाँ नवरात्रि में उपवास भी रखा जाता है और हम लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। और इस नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन करके लोग अपना उपवास तोड़ते हैं या खोलते हैं। कन्या पूजन के दिन 9 कन्याओं को देवी के 9 रूपों की तरह पूजा जाता है। उन्हें पांव धोकर, चुनरी चढ़ाकर और उनकी पूजा अर्चना कर कर उन्हें चना, हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि माता के ये पसंदीदा भोग हुआ करते थे, हलवा, चना और पूड़ी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हाँ, इसके साथ साथ यहाँ मंदिरों में जगरातों और यहाँ भंडारों का भी आयोजन होता है। और होली में जैसे हम जानते ही हैं, हमारे पहाड़ों में घर घर जाकर हम लोग होली गाते हैं। उसी तरह भजन कीर्तन भी नवरात्रि में घर घर जाकर लोग आयोजित करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। जी, अब बात करें माँ के 9 रूपों की, तो जैसे माँ के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जैसे बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, वैज्ञानिक क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में हम देख लें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। जैसे हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र की, तो इसमें कल्पना चावला का नाम काफी प्रसिद्ध है और इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और वर्तमान समय तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को हम देख लें तो वो पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। और ऐसे ही कई नाम हैं, जैसे सरोजनी नायडू और आदि आदि कई महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इनसे अन्य महिलाओं को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है और काफी प्रेरणा मिलती है। और महिलाएं घर का वो दीपक है जिससे पूरा घर जगमगा उठता है। बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सुंदर कही कि महिलाएं वो दीपक है जिससे घर पूरा जगमगाता है, या फिर महिलाएं वो धागा है जिससे जो पूरे घर को संजोकर रखती है और प्रेम से संजोकर रखती है। आ, आपने कई उदाहरण दिए, एक उदाहरण मैं भी देना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे पहाड़ का ही उत्तराखंड में हाल ही में खबर आई थी कि रानीखेत की एक महिला, जो कि सैनिक परिवार से संबंधित हैं, वो उन्होंने खुद ही अपनी आजीविका के लिए वो टैक्सी चालक के रूप में निकल कर आई हैं, जो कि रानीखेत से हल्द्वानी तक अपना मतलब टैक्सी के थ्रू अपनी आजीविका चला रही हैं। तो बहुत एक अच्छा उदाहरण या फिर महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण मैं बोलना चाहूंगी इसको। इसके साथ साथ ही आपने जैसे महिलाओं के, देवियों की, महिलाओं की बात की, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे देवी को या फिर माताओं को हम अष्टभुजाधारी के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी 8 भुजाएं होती हैं बोलते हैं, और जिसकी अपनी अलग अलग भूमिका या फिर अलग अलग महत्व है। उसी तरह जो औरतें हैं आज के समाज में, जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ अपने, उनकी भी अलग अलग भूमिका है। जैसे उनके घर के अंदर उनकी अलग भूमिका है और बाहर अपने कार्य क्षेत्र में उनकी अलग भूमिका है। घर के अंदर कोई माँ, बहन, दादी, नानी के बनकर अपनी भूमिका निभाती हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में कोई टीचर बनकर, कोई हमारी तरह रिपोर्टर बनकर या फिर डॉक्टर बनकर, मतलब किसी भी रूप में अपनी जो उनके कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो आज मैं इस रामनवमी के उपलक्ष्य में
मैं आपको यही हमारे नैनीताल से जुड़ी या फिर हमारे आसपास के क्षेत्रों से जुड़े ऐसे महिलाओं से मिलाऊंगी जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अपना नाम प्रसिद्धि पाई है और अपने कार्य क्षेत्र में वो अलग अलग अपनी भूमिका निभा रही हैं। जी। तो अब आज रामनवमी के पावन अवसर पर हम इन महिलाओं से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से अपना कार्य कर रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। आशा शर्मा जी, जिन्हें लोग पिंक लेडी के नाम से भी जानते हैं। आशा शर्मा जी को समय समय पर बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जैसे सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022, दुबई में आयोजित इंडिया यूएई बिजनेस समिट अवार्ड 2018, ब्रांड आइकॉन ऑफ कुमाऊं 2019, दिव्य हिमगिरी द्वारा नारी शक्ति सम्मान 2020 व पुनः दिव्य हिमगिरी द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान उनको दिया गया है। तो आइए मिलते हैं आशा शर्मा जी से। मैम, आशा फाउंडेशन के बारे में हमें बताएं, आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली और इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं इन नवदुर्गों के अंदर जो अपने ये बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं, इसके अंदर आप सभी को माँ सबको शक्ति दे और नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। देवी का रूप है, हर औरत देवी का रूप है और उन्हीं को लेके मेरे ये मन में ये प्रेरणा जगी थी। मुझे इसकी प्रेरणा कैसे मिली, जो आपने पूछा विशाल मुझसे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इंसान जब किसी चीज से गुजरता है खुद, तब वो किसी को समझा पाता है ढंग से किसी चीज को। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे कैंसर जैसी महामारी से गुजरना पड़ा, पर ऐसा नहीं था, इसके पास से मैं निकली। मुझे खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। 2011 में मुझे पता चला कि मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम है। मेरी सबसे पहले यूट्रस रिमूव हुआ, तब मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या मेरे साथ में ये हुआ। बहुत डरी घबराई, जैसे हर एक कोई घबराता है। सब टेस्ट हुए, सबके बीच से गुजरी, लेकिन बहुत ही किस्मत वाली थी। बड़ा ऊपर वालों का आशीर्वाद था, परमात्मा का था, माता रानी का था कि मैं कैंसराइट होने से बच गई। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि मुझे ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम थी और ये मेरी ब्रेस्ट का, जब मुझे 2014 में ये इसका सर्जरी हुई मेरी, तब उसके बाद मुझे एहसास ये हुआ कि नहीं, ये बार बार जब इंडिकेशन हो रहे हैं तो जरूर माता रानी मुझसे कुछ करवाना चाह रही। कुछ संकेत ऐसे वाले थे कि मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट कहूंगी अपने आप को कि दोनों ही सर्जरी से मैं बहुत स्मूथली निकली और वो कैंसर होने से बच गई मैं। पर ये हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता है कि आदमी इससे बच जाए, तो इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कभी भी। ये सोच के मैंने ये प्रेरणा एक लेके और मैंने अपना ये बनाया फाउंडेशन और मैं समाज के बीच में निकली। तो ये ऐसा वाला मेरा एक मकसद था। मैम, अपनी फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएं। मैंने जब इस फाउंडेशन का जब बनाने की मैंने सोची, तब यही लेके निकली थी कि मैं समाज में जो स्त्री जो अपने आप को हमेशा इग्नोर करती है, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हमेशा औरत खुद को बहुत पीछे रखती है। हर एक जिम्मेदारी के अंदर वो उलझी रहती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, कभी बच्चा है, कभी पति है, कभी सास ससुर है, तो कभी पेरेंट्स है, उन सब के अंदर वो कभी अपना ध्यान नहीं रख पाती है। तो उसी का एक मैं भी अपना एक लाइव एग्जांपल हूँ कि मैंने भी, जब मुझे पता डिटेक्ट हो गया था मेरा कि मुझे पेन है ब्रेस्ट में, और मैंने 3 साल उस दर्द को खींचा कि अभी मेरा बेटा बोर्ड्स दे रहा है, अभी उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो ये इन सब लापरवाहियों के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं या उसकी वजह से आप लापरवाही, कई बार हम पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी लापरवाही कर जाते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने ये बीड़ा उठाया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग जागरूक रहे। और आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हम कोरोना जैसी महामारी से तो हम निकल के आ गए, लेकिन जो ये एक भयंकर रूप लेती हुई कैंसर जैसी महामारी है, ये रोज इसकी परसेंटेज बढ़ते जा रही है, घट नहीं रही है ये। और इसका बचाव क्या है? इसका बचाव इसका, जब तक हमें बीमारी का पता चलता है, जब तक हम जकड़ में आते हैं, तब तक वो लास्ट स्टेज निकलती है। 90% केसेस के अंदर तो लास्ट स्टेज में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि इससे हम बच नहीं सकते। इसका बचाव सिर्फ और सिर्फ जागरूकता है। इसी जागरूकता का मैंने ये बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी तरह से किसी को भी लापरवाही में ना बरते, इस तरीके को लेते हुए मैंने इसको कदम को उठाया और मैंने एक पिंक मुहिम छेड़ी, जिसके ऊपर बीच बीच में साल में पिंक मुहिम चलती है, कभी रैलीज के रूप में, कभी कैंप्स लगा के, कैसे उसके अंदर सब चलता रहता है कि लोग जागरूक रहे, महिलाएं जागरूक रहे, अपना चेकअप कराएं। और अगर जागरूक है तो आप इसमें काफी हद तक, बहुत हद तक आप बच सकते हैं। इसका मैंने उठाया। फिर आपने सवाल किया मेरे से अगला कि मैं कहाँ कहाँ तक ये मुहिम पहुंची और कैसे इसको मैं, किन किन को फायदा हो रहा है। तो मुझे लगा कि शहरी क्षेत्र में फिर भी हम थोड़े अवेयर, एक दूसरे से बात करके या मीडिया के माध्यम से हमें फिर भी पता चल जाता है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने बहुत करीब से देखा इसको, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैंने ये
धरातल पे काम करना चाहा और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में ये बीड़ा उठाया कि जो 2 कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है और स्तन कैंसर, इन दोनों का, जो कि उनको कोई अंदाजा ही नहीं होता कि हम कैसे किसी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, उसको जब मैंने उठाया तो मैंने उसके अंदर आज तक का मैं आपको बताती हूँ, मैंने 14 गांव कवर कर चुकी हूँ भीमताल ब्लॉक के। अगर आप जलाल गांव से शुरू करते हैं, बहुत सारे गांवों के नाम शायद मैं एकदम से बोल भी ना पाऊं, पर जलाल गांव से लेके और इधर खमारी से लेके इधर से आप अगर देखेंगे जोली कोट के नीचे की तरफ से सारे सूर्यजाला गांव, और अभी कल परसों आपने देखा मैंने अभी भी रिसेंट गांव किए हैं 3, मैंने देवीधुरा और आड़ू खान और मनोरा गांव किया। ऐसे करके मैंने टोटल 14 गांव में कर चुकी हूँ अभी तक। गवर्नमेंट स्कूल्स स्पेशली लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, जीजीआईसी अपना एसडेल नैनीताल का स्कूल, इनमें सब में मैंने रियूजेबल पैड्स के ऊपर जो मेरा एक अलग मैंने मुहिम चलाई। स्तन कैंसर में आप स्वयं परीक्षण कैसे करें ये बताना उनको, और जो बच्चेदानी के कैंसर से बचाव के लिए गांव तक पहुंच के जो हम उनको ना पैड्स पहुंच पाती हैं, पैड्स पहुंच भी जाएं तो उनके लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इंसान जब रोज की अपनी रोजी रोटी 100 रुपए 150 रुपए अगर रोज कमाता है, 200 रुपए, तो कोई भी औरत उसमें ये नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर मैं महीने में 100 रुपए खर्च करूं, अपने बच्चों के प्रति उसमें हो जाती है, तो वो इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ जाती है, उनको पता नहीं चल पाता कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करना या ना करना, या आज भी पुरानी रीति रिवाजों में बंधे होने की वजह से। तो उस रीजन को लेते हुए मैंने रियूजेबल पैड्स पे काम करना शुरू किया। जो कपड़े की पैड स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है वो ऑर्गेनिक कपड़े से बनी हुई, और उनकी लाइफ 3 से 4 साल उनकी लाइफ होती है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा, मैं हर किसी को 4-4 पैड्स और उसके साथ में पैंटीज भी। ऐसी भी सिचुएशन मैंने देखी गांव में जाके कि महिलाओं को आप पैड दे देंगे लेकिन उनके पास पैंटीज तक नहीं होती हैं, वो इस्तेमाल कैसे करेंगी। तो मैंने बहुत ही ग्राउंड पे जाके उस पर काम किया और उनको सब देके जब वो इस्तेमाल कर रही हैं, मैं उनका फीडबैक भी ले रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हैं, वो बहुत खुश हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर इन सब जो हमारी बहुत सारी अवधारणाएं गलत, जिनके ऊपर हमें शर्म के मारे बोल नहीं रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि जब तक हम इस शर्म करने की बहुत सारी चीज, बहुत सारे और रीजन है जहाँ पे हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर हम बीमारियों को शर्म में अगर यूं लेके चले जाएंगे तो ऐसे तो फिर हम अपनी माँ बहनों की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो मैंने इस पे खुलकर बात करना, उनके सामने जाके बताना, और वो खुल के अपनी बातें प्रॉब्लम सामने रखती हैं, अपना असेसमेंट खुद कर पा रही हैं वो सेल्फ का ब्रेस्ट के लिए, तो मुझसे फोन करती हैं कि मैडम हमें यहाँ गांठ लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है, तो मुझसे जो संभव मदद हो पाती है मैं उनके लिए करती हूँ। तो आज मुझे बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि गांव में हर एक महिला अपने लिए सजग है, बच्चियां सजग है, एटलीस्ट वो अपने आप को देख पाती है कि मैम अब हमें ये खर्चा नहीं करना पड़ता है, उनको धोती है, धोना है, उसको अच्छी धूप में सुखाना है, वापस पैक करके रख देना है, और वो अगले महीने उसको इजीली इस्तेमाल करें। तो इससे उनकी लाइफ, अब वो उस एक और जो उसका एक मेजर एक और एस्पेक्ट है जो रियूजेबल पैड्स, आप मेरे पीछे बैनर में भी देख रहे होंगे। रियूजेबल पैड्स पे जब बात करती हूँ, जो पैड्स हम बाजार के यूज करते हैं मार्केट से लेके, पैड्स और डाइपर्स, इनसे जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने बड़ी सारी मुहिमें चलाई हुई है कि आप स्वच्छ भारत अभियान है, प्लास्टिक हटाओ वाला चला हुआ है। उन्हीं सब के बीच में जो ये पैड्स हम फेंकते हैं, इन पैड्स की जो लाइफ है वो नेवर एंडिंग होती है। इसको आप अगर दबा देते हैं और 200 साल के बाद आप गड्ढे से निकालेंगे तो ये पैड ऐसे कैसे बाहर आती है। तो इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी तो फिजिकली तो जिनको जो टच में आते हैं उनको जो होता है एक अलग चीज है, लेकिन पर्यावरण बचाने का मतलब मेरी नजर में एक पौधा लगा देना पर्यावरण बचाना नहीं है। पर्यावरण को बचाने के बहुत सारे तरीके जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो उसके तहत भी हम इसमें पर्यावरण भी बचा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा, जहां जहां ये पैड यूज हो रही थी, एक और आपको मैं बताऊं, मैं ऐसा नहीं है कि आपको शहरों में लगता है कि पैड्स यूज हो रही हैं, जहां उनको मैं बच्चों को बोलूं कि आप, वो नहीं तैयार होती कि हम इसको धोना है और इसको करना है, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है सामने। तो उनके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मुझे लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ थोड़े सामने आए और इस मुहिम के अंदर जुड़े, कि वहां पे मैं इंसिनेटर लगवाने का प्लान करती हूँ कि जहां ये पैड इस्तेमाल हो रही है उनको इमीडिएटली बर्न कर दिया जाए। बर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उठाए और गड्ढे में डाला और हम उसको जला देंगे, उसकी जो धुआं है वो बहुत हार्मफुल है। तो आजकल मशीनें अवेलेबल है, तो इंसिनेटर जहां जहां वेंडिंग मशीन मैंने लगाया था वहां पे इंसिनेटर लगवाने का कोशिश करती रहती हूँ। तो उसके अंदर हम
उसको पैड को डालेंगे और वो तुरंत जल जाती है। तो उससे कम से कम हम इसको हम बचा सकते हैं। या मेंस्ट्रुअल कप होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए कि आप उसको प्रमोट करने पे रहती हूँ। पर मेरा ज्यादा जो स्ट्रेस है वो मेरा रियूजेबल पैड्स के ऊपर रहता है कि गाँव के अंदर महिलाओं को लेके, और वो मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग रहे हैं और बहुत बहुत खुश हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर मैं 50% भी किसी को कर पाई, सेव किसी को कर पाई और किसी को जागरूक कर पाई, तो मेरा जीवन सफल हो जाता है। मैम इसको आप आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान है आपका आगे? आगे मेरा देखिए, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से नैनीताल के अंदर जुड़ी हुई हूँ, तो ये मेरी नैनीताल कर्म भूमि है। तो इसलिए पहला मेरा टारगेट यही वाला है कि मैं अपनी नैनीताल की सराउंडिंग के अंदर जो एक एक ब्लॉक को पकड़ के उसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, और ये हेल्प भी आप सबको पता है कि मैंने खुद से कैसे इसके अंदर लगी। मैंने कोरोना टाइम में पेंटिंग्स बनाई, दिल्ली में एग्जीबिशन करी, उससे मैंने अर्निंग करी और मैंने ये पैड्स खरीदे। थोड़े थोड़े मेरे अपने फैमिली फ्रेंड्स और जो भी मेरे परिवार के लोग हैं वो मुझे मदद करते हैं इसके अंदर। अब मुझे आगे अगर जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलती है, मैं बाहर निकलती हूँ, तो मुझे इस मुहिम को आगे पूरे उत्तराखंड में करने का है। मैं एक आइडियल एक प्लेस खड़ा करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आके खड़ा हो तो ये बोले कि पर्यावरण बचाने की कहीं बात आती है या हेल्थ हाइजीन की बात आती है, तो लोग कितने अवेयर है, वो मेरा सबसे पहले अपना क्षेत्र उससे वो हो जागरूक रहे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। हाँ, अगर प्लान की आगे आने वाले समय के अंदर मेरा यही है कि मेरे साथ टीम मेरी बने, आगे बढ़े और मैं इसको पूरे देश के अंदर लेके जाऊं, और मेरे जैसी और 10-20 आशाएं हर जगह तैयार खड़ी हो, तो ऐसी फाउंडेशन बनती रहे। ये मेरा अपना एक जज्बा। मैम एक चीज आपसे और पूछनी है मैम, कि आप अपना जो पारिवारिक जीवन है और जो एनजीओ है इसमें आप तालमेल कैसे बनाते हैं मैम? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। पारिवारिक जीवन सबसे पहले किसी भी औरत के लिए परिवार उसका प्रथम होता है और होना चाहिए भी, और मेरे लिए भी यही है। सबसे पहले मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां, और मैंने शायद इन्हीं जिम्मेदारियों के रहते हुए मैं इधर मैं पहले नहीं उठ पाई थी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप हैं, और बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि माँ आप आगे निकलिए और इसको करिए, क्योंकि मेरी अपनी समस्याओं को उन्होंने देखा था, और जैसे ही मैंने रखा कि कोई और इसमें आगे ना फंसे, तो उन्होंने मुझे तुरंत मोटिवेट किया। तो मेरा अपना हर एक महिला के साथ में, हर एक माँ, हर एक बहन और बेटी से मेरा एक आग्रह है कि औरत अपने आप में ईश्वर की एक ऐसी रचना है कि वो इतनी सशक्त है कि वो जो चाहे वो अपनी सीमाओं में रह के बहुत कुछ कर सकती है। मैं आपको एक ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता कि हर किसी के भाग्य में ऑफिस में बैठना लिखा होता है कि आप ऑफिस में बैठे तभी कुछ आप बढ़े हैं, बिल्कुल नहीं। मैं एक जो मैसेज देना चाह रही थी कि घर में रह के मैंने पेंटिंग्स करके अर्निंग करी, ये ऐसा नहीं था कि मैं उस अर्निंग से कोई मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा परिवार की सपोर्ट मुझे रही है, नो डाउट। पर मैं ये मैसेज देके कि औरत अगर घर में रहते हुए चाहे, अपनी सीमाओं में रहते हुए कुछ चाहे, तो वो कुछ भी कर सकती है। ईश्वर ने एक औरत को जब वो माँ बनती है तो उसके अंदर बहुत सारी खूबियों के साथ में वो कलाकार बन जाती है, और हर औरत को, हर इंसान को परमात्मा ने खूबी के साथ पैदा किया है। उसमें चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हंसना, गाना, नाचना, बजाना, सब कुछ सबको आता है। तो वो कोई भी अपने एक क्षेत्र को पकड़े और वो अपनी सीमाओं में, अपने दायरे में रहते हुए अपने आप को वो एक मुकाम हासिल करके वो खड़ा कर सकती है। और मैंने भी इसको करके दिखाया। मैं पहले अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखती हूँ, अपने सारे को देखते हुए, तब उसके बाद मैं समाज के अंदर, क्योंकि समाज में आप वो दे पाएंगे जो आपके पास होगा। जब मेरे पास प्यार होगा, जब मेरे परिवार में प्यार होगा, वही मैं समाज को दे पाऊंगी, और मैं एक माँ के रूप में जब सफल हो पाऊंगी, तभी मैं समाज में एक माँ के रूप में खड़ी हो पाऊंगी। और इसीलिए मैं जब भी निकलती हूँ सोसाइटी के अंदर, जब भी समाज में, मेरा एक ही रूप है, एक माँ का रूप होता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और मैं आपके इसके माध्यम से, ताल चैनल के माध्यम से, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, हर एक औरत को ये कहना चाहूंगी कि वो अपने आप को कमजोर ना समझे। वो चाहे वो कुछ भी कर सकती है। दुर्गा की वो सही मायने में 9 दुर्गा अभी चल रहे हैं, और दुर्गा के जो 9 रूप है, उन्हीं रूप में से हम हैं। तो उस रूप को ना भूले वो, और ना ही ये सोच के कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी सीमा में रहिए, अपने दायरे में रहते हुए बहुत कुछ कर सकती है। तभी तो कुछ, सब कुछ होते हुए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं में रहते हुए जब इंसान करता है, मुकाम तभी हासिल होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। डॉक्टर सरस्वती खेतवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता, सन 1989 से समाज हित के लिए कार्य कर रही हैं। वह समाज के हर वर्ग से जुड़ी हुई हैं। मैम द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप से समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया गया था। धीरे धीरे हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की हर संभव सहायता की गई। महिलाओं के हित में भी मैम द्वारा काफ़ी कार्य किए गए हैं, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लगवाने में मदद,
पारिवारिक समस्याओं को हल करने में भी मदद। नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी मैम द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ व ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए जा रहे हैं। कई बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी मैम द्वारा आर्थिक मदद की गई है। कई बच्चे जो आज रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें देखकर इन्हें आत्मिक खुशी मिलती है। 6 वर्ष तक मैम किशोर न्याय बोर्ड की मेंबर भी रही हैं। वर्तमान में भी मैम का अधिकांश समय हॉस्पिटल में लोगों की सेवा व लोगों की समस्याओं का समाधान करने में ही लग जाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं सारे नैनीताल शहरवासियों को और अपने भारत देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ और उनका बधाई देती हूँ कि सभी के लिए शुभ हो, सभी के लिए अच्छा हो, पूरे देश के लिए, हमारे हमारे नैनीताल शहरवासियों के लिए सबका अच्छा। मैम, आपके द्वारा जो समय समय पे सामाजिक कार्य किए जाते हैं मैम, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी मैम? प्रेरणा तो ऐसी है कि मैं पता नहीं कुछ पारिवारिक संस्कार भी आते हैं और अपने घर से ही देखते हुए आई कि मेरी माँ जो थी वो काफ़ी इन कार्यों को कर, मतलब मेरे कार्य तो नहीं, उनके जो भी था दूसरों की मदद करती थी। तो हो सकता है वही मेरे पे भी कहीं पर आए हों, उनकी जीन्स कोई आए हों, तो ये लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसका रास्ता मिला मुझे ब्लड डोनेशन से जुड़ी मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर किसी के लिए ब्लड की व्यवस्था करने गई थी, कोई मेरे पड़ोस में मरीज थी, उनको ब्लड की आवश्यकता थी। तो धीरे उन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप भी ब्लड देंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूंगी। तो तब से मैं समाज से जुड़ी और लोगों से जुड़ी और हॉस्पिटल से जुड़ी। धीरे धीरे ये कार्य बढ़ता रहा। मैम, वर्तमान में आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो सबसे पहला काम तो मेरा हॉस्पिटल का है। मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, ब्लड डोनेशन के कैंप हमारे द्वारा लगाए जाते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, ये जो मरीज वहाँ पर आते हैं, बहुत गरीब मरीज आते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं बिल्कुल बुजुर्ग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है उनकी, और एक इंजेक्शन लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों की मदद कर देती हूँ। और बाकी जो भी मेरे से कहता है हमारा ये कार्य करा दीजिए, वो करा दीजिए, तो मैं वो करती हूँ उनका। हॉस्पिटल ही मेरा सर्वप्रथम कार्य क्षेत्र है। मैम, भविष्य में आप अपने जो आप कार्य कर रहे हैं, इनको आप बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर रही हैं? बस प्रयास तो मेरा होता रहता है। मैं हॉस्पिटल के अलावा आपको बताती हूँ कि जैसे को किसी की पेंशन लगानी होती है, किसी को क्या कहते हैं ब्लड की आवश्यकता होती है, उन लोगों को हम प्रोवाइड कर देते हैं, ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं। उनकी पेंशन लगवा देती हूँ। उनकी क्या कहते हैं, कई विकलांग होते हैं, कई विधवा लोग होती हैं, विडो होने के बाद लोग उनको पूछते नहीं हैं, उनकी भी पेंशन लगवाती हूँ। ये सारे काम समाज में कई लोग किसी अलग अलग तरीके, यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पारिवारिक आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, तो वो लोग भी मेरे से कहते हैं कि आप ये करवा दीजिए, हमारा वो करवा दीजिए। तो उनको समझा बुझा देती हूँ, उनके परिवार में अच्छा हो, ये मैं अपने तरफ से प्रयास करती हूँ। मैम, आप अपने पारिवारिक दायित्व व सामाजिक दायित्व में सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? सबसे पहले तो मेरे बेटा, जब मैं ये ब्लड डोनेशन से जुड़ी उस समय मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2.5 साल का था वो। तो 2.5 साल के बाद मैंने उसको स्कूल में तो डाल दिया था, छोटा प्राइमरी में जाता था। तो मैं जब तक कोई स्कूल रहता था तो मैं निकल जाती थी घर से। मैंने बताया कि मैं पहले सबसे पहले ब्लड डोनेशन से जुड़ी, तो मैं हॉस्पिटल से जुड़ी थी, तो हॉस्पिटल जाया करती थी पहले। धीरे धीरे लोगों से संपर्क होता रहा, तो लोगों की मदद करने के लिए आगे आई और लोग मेरे पे भरोसा भी करते हैं, शायद इसीलिए मेरे पास आते भी हैं। कभी ऐसी पारिवारिक स्थिति भी हो जाती है कि मैं उनको समय नहीं दे पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, भले ही रात को उनके फ़ोन अटेंड करने पड़े मैं करती हूँ, दिन को करने पड़े करती हूँ। जिस समय भी उनके फ़ोन वगैरह आते हैं मैं उठाती हूँ, बात करती हूँ। भले ही मैं उनको समय देती हूँ, लेकिन फ़ोन ज़रूर उठाती हूँ किसी का भी। मन जैसे हो जाता है, क्योंकि बच्चे के स्कूल जाने तक तो मैं रह लेती थी इधर उधर, और जब उसका घर आने का समय होता तो मैं आधा घंटा पहले मैं अपने घर में उपस्थित हो जाती थी। और धीरे धीरे फिर दूसरा बच्चा भी हुआ और उनको भी देखा। ये नहीं कि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे मेरे आज अच्छी जगह पे हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, दोनों ने। और क्या कहते हैं, ये नहीं हुआ कि मैंने कभी अपने परिवार को छोड़ा है, सामंजस्य बनाया। अगर आदमी चाहता तो कर सकता है सब कुछ,
सामंजस्य से तो खुद ही बनाना पड़ता है ना, तो बन जाता है, वो सारी चीज़ें बन जाती हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं, अगर आप कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें घर से सहयोग चाहिए। अगर घर से सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अपने घर वालों से बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, मेरे काम में अपने कंधे से कंधा मिलाकर चले, और जो भी मैं कार्य करना चाहती थी वो मुझे करने दिया, मुझे कभी रोका टोकी नहीं करी इस विषय में। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कविता गंगोला जी, मैम द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविर, वृद्धों को राशन, कपड़े, ब्लैंकेट व आंगनबाड़ी के बच्चों को आर्थिक मदद व ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती रही है। आपदा के समय पर मैम द्वारा खैरना क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य भी किया गया। मैम को समय समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ हैं ग्राफिक एरा, पूनम हॉबी क्लासेस रामनगर, समृद्धि कोचिंग क्लासेस, निर्मला सम्मान पत्र। तो चलिए मैम से बात करते हैं। नमस्कार, सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैम, आपके द्वारा जो ये सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, मेरे द्वारा सामाजिक कार्य अधिकतर गांवों में किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मैं अपने तरीके से, जैसे आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बच्चों की फीस और बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों लोग राशन वितरित करती आ रही हूँ। और मेरे जो ये क्षेत्र हैं बेतालघाट, गरम पानी, खैन्ना, भवाली और गेठिया और बीरभट्टी, आसपास में मैं जाके लोगों से मिलती हूँ और उनकी जो जो समस्याएं होती हूँ उसके बारे में उनसे पूछती रहती हूँ, और जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं करती हूँ। मैम, आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली थी मैम? मुझे इसकी प्रेरणा तो मेरी माँ से और मेरे जो महाराज जी हैं, नीम करौली महाराज जी, उन्हीं के द्वारा हुई है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कार्य कर रही हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं सब कार्य में सफल भी हो रही हूँ। यहाँ तक अभी मुझे रामनगर में भी ये कार्य के लिए बुलाया था। कुछ समूहों की मैंने हेल्प की थी और उन लोगों ने मुझे सम्मानित भी किया था। तो मैं तो सब सोचती हूँ ये महाराज जी का ये आशीर्वाद है मुझे। मैम, आपके द्वारा जो ये कार्य करे जा रहे हैं, आपने कौन कौन से क्षेत्रों में करे हैं मैम अभी तक का? मैंने अल्मोड़ा, पलना और गरम पानी, खैन्ना, बेतालघाट और भवाली, गेठिया और बीरभट्टी। मैम, भविष्य में आप इनको बढ़ाने के लिए आपका कुछ प्लानिंग है मैम? आप इसको कैसे बढ़ाएंगे, क्या हाँ, करेंगे? भविष्य में मेरा ये है कि मैं एक वृद्धाश्रम पे जरूर सोचूंगी, जो पहाड़ों पे नहीं है। हमारे बुजुर्गों के लिए मैं कुछ करना चाहूंगी, और जब सभी लोग मेरे साथ मिलके कुछ काम करेंगे, बच्चों के लिए, स्पेशली गांव गांव के लोगों के लिए, और स्वास्थ्य के लिए, जहां पर अभी भी रोडें नहीं आई हैं और लोग डांडियों में जो मरीजों को लेके आ रहे हैं उनको देख के उनको बड़ा बुरा लगता है मुझे। तो उन लोगों के लिए मैं जरूर कुछ करना चाहती हूँ। मैम, आप अपने पारिवारिक दायित्व व सामाजिक दायित्व में सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? मैं मेरे परिवार वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पूरा सहयोग परिवार से ही मिलता है। जब परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करता है, तभी मैं बाहर जा सकती हूँ। और बाहर जाके भी मेरी फैमिली ही मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरा ये सोशल वर्क कोई फंडिंग या इसके थ्रू नहीं होता। ये मेरा सब सोशल वर्क मेरा पर्सनली करती हूँ मैं, तो इसलिए बिना परिवार के तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ ये काम। सब लोगों से एक विनती है, जो भी ताल चैनल देख रहे हैं, अगर कर सके तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य करें। रेशमा टंडन जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार, सबको नवदुर्गों की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रों की सारी नारी शक्ति को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस पावन दिन पे मेरे को ये मौका मिला है, तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, आप अपनी संस्था का नाम बताइए और आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में कुछ बताइए मैम। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, जिसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर अपना कुछ सोशल वर्क का काम करते हैं।
तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने सन 2016 में अपना एक छोटा सा हैप्पीनेस वुमेन्स कलेक्टिव स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों का मेन मकसद ये था कि हम किसी तरीके से अपने आप को किसी योग्य बना सकते हैं, सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो उसी उद्देश्य से इसको बनाया था और कुछ लेडीज़ को लेके इसको हम लोग ने स्टार्ट किया, जिसमें हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, लगातार हम लोग अवेयरनेस के करते हैं। और मैं खुद यहाँ पर उत्तराखंड की मास्टर ट्रेनर हूँ एडोलेसेंट एजुकेशन की, तो मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर इंटीरियर्स में जाकर वर्कशॉप्स देती हूँ। यहाँ के भी सभी ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में ये वर्कशॉप्स मैं दे चुकी हूँ। उसके बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। नशा मुक्ति के अगेंस्ट भी कुछ अभियान अभी बहुत विस्तृत रूप में तो नहीं कर पाए हैं, बट छोटे छोटे स्टेप्स में उसको भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग प्लांटेशन की ड्राइव हर साल अपनी रखते हैं। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एपन की वर्कशॉप हर साल और ऑर्गेनाइज करते हैं, 3 दिन की वर्कशॉप, जिसमें ट्रेनर्स आते हैं और अच्छे एक्सपर्ट ट्रेनर्स होते हैं जो इस वर्कशॉप को होल्ड करते हैं, ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति का आभास रहे और वो इसको भूले ना और आगे तक इसको ले जा पाए। कुछ अपने सत्संग कराते हैं लगातार। तो हम लोगों का जो मेन मकसद है वो सेवा, साधना और सत्संग को लेके हम लोग चलते हैं, जिसमें सेवा भी अपनी रखते हैं, साधना भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। मैं खुद मेडिटेट करती हूँ, डेली अपनी क्रिया करती हूँ। सो अपनी भी हम लोगों को एनर्जी अच्छी रखनी है, अपना भी अपने ऊपर भी काम करते रहना है, तभी हम सोसाइटी के लिए भी काम करते रहते हैं। और साथ साथ सत्संग को भी हम लोग महत्व देते हैं। बीच बीच में हम लोग सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं। सावन के पवित्र महीने में हमेशा हम लोग शिव जी की रुद्र पूजा कराते हैं, जो बैंगलोर आश्रम से कुछ स्वामी जी और वेदा बॉयज आते हैं और बहुत सुंदर पूजा यहाँ पर होती है, पूरा रुद्राभिषेक होता है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने छोटे छोटे स्टेप से हर साल करते जा रहे हैं, जो जो काम कर सकते हैं कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों का हम लोग जिम्मेवारी ले, जिनकी पढ़ाई ना रुके, उनके लिए 4 साल के लिए पूरी जिम्मेवारी लेते हैं उनकी पढ़ाई की, ताकि उनकी पढ़ाई रुक ना पाए पैसों की वजह से। और जो चाहते हैं कि हम लोग उनकी मदद करें, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है उसी हिसाब से हम लोग अपने छोटे छोटे स्टेप्स में काम करते रहते हैं। मैम, आपकी संस्था द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए हर साल सोचते ही तो यही है कि हम इसको और विस्तृत रूप में कर पाएँ, हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा पाएँ। पर जितना हमारा भी एक छोटा-सा ही दायरा, हमारा एक ग्रुप है 20-25 लेडीज़ का, और हम लोग इसमें अपना ही कंट्रीब्यूशन करके, क्योंकि सारे काम करते हैं, कोई और एड हम लोगों के पास बाहर से नहीं आती, तो बहुत बड़े स्केल पे तो अभी काम नहीं स्टार्ट कर पाएँ। हालाँकि जो भी लोग जुड़े हैं सब सामर्थ्य हैं और करते हैं, और सब अपने-अपने तरीके से उसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोग इसको और विस्तृत रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के और इंटीरियर्स तक, जहाँ पर कोई और नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक भी जाएँ और हम लोग काम करें। तो वो तो हमेशा हम लोगों के दिमाग में रहता है, और उसकी हम लोग एक कैलेंडर, एक प्लानिंग भी बनाते ही हैं एवरी ईयर, और कोशिश करते हैं उसको हम लोग पूरा कर पाएँ और आगे पूरा करेंगे। और आप लोग भी, जो लोग इस चैनल के माध्यम से इसको सुन रहे हैं, कभी इसमें हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहें, कभी किसी इवेंट में, तो आप लोगों का स्वागत है। मैम, आप अपने पारिवारिक दायित्व व सामाजिक दायित्व में सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? हाँ, देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी पूरी जिम्मेवारियाँ हैं, मेरा परिवार है, और उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए मेरे हस्बैंड को भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, उनके बिज़नेस में मुझे पूरा सपोर्ट करना पड़ता है उनको, प्लस पूरे घर की मेरे पर जिम्मेवारियाँ हैं। तो उन सबको बैलेंस करते, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज है। एक टाइम ऐसा आया था लाइफ में कि जब मेरे पास सब कुछ था, ज़िंदगी में सब कुछ था, बट एक खालीपन सा महसूस होता था। तो वो खालीपन मुझे ये सब कार्य करके, यहाँ कंट्रीब्यूशन करने के बाद, उसमें मुझे एक फुलफिलमेंट मिलती है, कंटेंटमेंट मिलता है। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि बैलेंस मेंटेन हो पाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी काम अपनी जिम्मेवारी को निगलेक्ट करके जा रही हूँ। और बाकी भी जो और ग्रुप में जुड़ी हुई है, सब हम लोगों के सब हाउसवाइफ्स हैं, उसमें से कुछ वर्किंग भी है, बट ऐसा सब लोग बैलेंस बना के चल रहे हैं और साथ में मिलके हम लोग काम करते हैं, तो आराम से हो जाता है। बस एक इंटेंशन होना चाहिए काम करने का। तो जैसे कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। बस वो एक इंटेंशन होनी चाहिए सर्व करने की, क्योंकि देखिए ये लाइफ है, हमारी जिम्मेवारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो या तो हम खा पी के अपने घर की जिम्मेवारियां निभा के बस निकल जाएं, चले जाएं इस दुनिया से, या इसको कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं। तो उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है,
बस और कुछ नहीं। अपना जो फ्री टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि हम उसे किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी योगदान के लिए हम यूज़ करें। बस यही एक इंटेंशन है जिसकी वजह से मैं बैलेंस कर पाती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ताल चैनल, थैंक यू, डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। तुलसी अनित शाह एक पर्वतारोही। मैम द्वारा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि कई पहाड़ियों पर चढ़ाई की गई है। तो आइए मिलते हैं मैम से। नमस्कार, मैं तुलसी अनित शाह। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको चैत्र नवरात्रि के और स्पेशली रामनवमी के शुभेच्छा और शुभकामनाएं। मैम आप इस फील्ड में कब से हैं मैम? मैं माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग फील्ड में 26 इयर्स हो गए। अच्छा मैम, आपने कौन कौन से ट्रैक वगैरह भी जो करे हैं, आपने कौन कौन से करे हैं रिसेंट में? रिसेंट जी एक्चुअली जो मेरा नेम और फेम है जी। वो तो मैंने एवरेस्ट क्लाइंबिंग किया है 2013 में। उसके बाद मैं भारत की प्रथम महिला जो भारत के उच्च एवं वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कांचनजंगा क्लाइंबिंग किया है। अच्छा इसके अलावा भी मैंने 22 माउंटेन अभी तक क्लाइंबिंग किया है जी। और हर साल करती हूँ, हर साल जाती हूँ। ये है। मैम इसमें गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है मैम? देखिए, माउंटेनियरिंग एक हाई रिस्क स्पोर्ट्स है ना। ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आप अच्छा करोगे तो जिस टाइम आप माउंटेन में रहोगे, आप अगर अच्छा करोगे, जैसे आप पीक में चढ़ गए तो वहां पे ताली बजाने के लिए आपको कोई मिलेंगे नहीं। और अगर कोई आप गलत करोगे तो आपको वाइल्ड कार्ड दिखाने के लिए, येलो कार्ड दिखाने के लिए कोई होता नहीं, अंपायर भी नहीं होते हैं। और आप बहुत अच्छा भी करोगे या नहीं भी करोगे तो भी कोई देखने वाला नहीं होता है जब आप फील्ड में रहते हो। तो ये वाला स्पोर्ट्स है जो आप खुद ही प्लेयर, खुद ही ऑडियंस एंड खुद ही अंपायर। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला फील्ड में थोड़ा सा हाई रिस्क है ही और थोड़ा कॉस्टली स्पोर्ट्स है। तो आजकल तो एडवेंचर फील्ड में काफी महिला, बच्चे, गर्ल्स सभी लोग जुड़ रहे हैं, काफी सारा कोर्सेज कर रहे हैं। इवन आप रिसर्च करके देख लो, अभी इंडिया में कितने सारे लड़कियों ने एवरेस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग कर रखे हैं। कितने अच्छे अच्छे आजकल के जो महिला आ रहे हैं वो तो साल में साथ में 4-4, 5-5 पीक क्लाइंबिंग करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या है ना, अगर आपका फैमिली सपोर्ट तो चाहिए होता है और इसमें थोड़ा सा मनी का बहुत ज्यादा इशू है। बाकी स्पोर्ट्स में उतना पैसा नहीं लगता है जितना माउंटेनियरिंग में लगता है। आप सोच नहीं सकते, एक एक्सपीडिशन में कम से कम जो 8,000 मीटर पीक होता है, जैसे एवरेस्ट, कांचनजंगा, मकालू जो 8,000 मीटर के होता है, उसमें कम से कम 25 से 30 लाख एक एक एक्सपीडिशन का खर्चा आता है। तो हर घर में या कोई मिडिल क्लास घर में, और सबसे मजे की बात ये है, ये जो स्पोर्ट्स या ये पैशन बोलो, जैसे मेरा तो ये पैशन एंड लव दोनों ही है। तो हर जगह पे मैंने ये नोटिस किया है, मिडिल क्लास घर के लोग ही माउंटेनियरिंग में आ रहे हैं। जिसके पास बहुत है वो लोग नहीं जाते माउंटेनियरिंग करने के लिए, लेकिन जिनको रोज कमाना होता है, रोज खाना होता है, उन्हीं को ये शौक होता है जो माउंटेन क्लाइंबिंग करे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से घर का सपोर्ट के साथ साथ एक अपना स्टेट का भी सपोर्ट होना चाहिए, अपना एरिया का जो है वो सबको सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि आप सोच ही सकते हैं जो 25 लाख और 15 लाख के नीचे तो कोई एक्सपीडिशन होता ही नहीं है। हाँ, इंडिया में होता है, पर इंडिया के एक्सपीडिशन जाने के लिए आपको टीम चाहिए होता है, आप अकेले अकेले नहीं जा सकते हो। बहुत सारा कोर्सेज करना पड़ता है जिसके बाद आपको परमिशन मिलता है जो इंडिया में चढ़ने के लिए। मैम आप अपने पारिवारिक दायित्व व सामाजिक दायित्व में सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? देखिए, पहले तो मैं कोलकाता से बिलोंग करती थी, मेरा शादी नैनीताल में हो रखे है। तो मेरी मम्मी के घर में भी, हमारे घर के सारे लोग स्पोर्ट्स वाले हैं, मेरे दीदी लोग भी, मैं भी। और यहाँ पे भी लकीली जो मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरा डैडी है, वो भी स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट, हॉकी, ये सारा कुछ उन्होंने खेल रखे हैं। मेरे हस्बैंड भी माउंटेनियर है, वो 2092 में एवरेस्ट गए थे, फिर स्विमिंग में। तो सारे हमारे घर के लोग स्पोर्ट्स वाले हैं। तो हम लोगों का एक, और मेरा एक छोटा बच्चा भी है
लड़की है, उसके नाम नंदा देवी शाह है। तो जब मैं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे घर के लोग उसको देख लेते हैं क्योंकि अभी छोटे हैं, और जब वो लोग जाते हैं तो मैं देखती हूँ। तो ऐसे है। और ऊपर से ये वाला स्पोर्ट्स में ना एक चीज, घर के सपोर्ट के साथ साथ एक चीज और भी मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मेंटल और फिजिकल फिटनेस। आपको ऐसा नहीं जो आप घर में खा रहे हो सो रहे हो और एक्सपीडिशन में चले गए, ऐसा नहीं है। इसमें आपको 365 डेज आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको मतलब फिटनेस बढ़ते हैं। तो ये सब मैं करती हूँ, यहाँ पे नैनीताल में भी करती हूँ, वहाँ पे तो करती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, नमस्कार।